तो उत्तर प्रदेश के इतिहास के अंतर्गत हमने मुख्य परीक्षा विशेष के अंतर्गत कल 3 क्वेश्चन को डिस्कस किया है ना। आप सभी ने उसको देखा, पढ़ा, लिखा, समझा, तो समझ में आ रहा है कि चीज़ें कैसे चल रही हैं। क्लासेस आपको समझ में आ रही हैं। सबसे पहली चीज़ें 2-3 क्लासेस हो चुकी हैं, तो थोड़ा सा अब आपको एक आइडिया लग गया होगा कि चीज़ें हमें कैसे लेकर चलनी है ना। तो यहाँ पर जो क्लासेस आपको चलाई रही हैं अब तक हमने यूपी पीसीएस की क्लासेस ली हैं, तो 2 अलग अलग फॉर्मेट में हम लेके चल रहे हैं ना। एक प्री ओरिएंटेड है जहाँ पे फैक्चुअल चीज़ें आपको क्वेश्चन में आती हैं, तो आप उसके लिए भी आप तैयार हैं, ठीक है, जहाँ हम डिटेलिंग पर उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं और जो मेन जो क्वेश्चन जिस तरीके के जो फैक्ट हैं वो आपको ध्यान दिया जाता है। यूपी स्पेशल है इसलिए यूपी पर ही विशेष फोकस है। सही बार होता है कि हिस्ट्री आप लोग इतना ज़्यादा पढ़ चुके होते हैं कि कई बार अगर हम बहुत शॉर्ट चीज़ें मतलब कि एक स्टेट विशेष पढ़ाना शुरू करते हैं और सिर्फ स्टेट विशेष पर ही फोकस अगर रख दें और जितनी चीज़ें सिर्फ उतना ही अगर पढ़ें तो कई बार लगता है कि यार बहुत कम पढ़ा रहे हैं और फैक्ट पढ़ा रहे हैं, बहुत कम पढ़ाया जाता है, चीज़ें जो होती हैं ज़्यादा पढ़ाया नहीं जा रहा, डिटेलिंग नहीं की जा रही है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके दिमाग में आते हैं, है ना। तो ऐसा कितने लोगों के दिमाग में चल रहा है कि बहुत ज़्यादा शॉर्ट चल रहा है या और डिटेलिंग होनी चाहिए या और भी ज़्यादा पढ़ना चाहिए, तो ऐसा कुछ चल रहा है क्या? अभी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी क्लास को कैसी चल रही है थोड़ा सा एक आइडिया आप लोगों का भी समझा जाए, क्योंकि पूरा ऐसे ही क्लासेस आगे चले फिर होता क्या है ना कि फिर आगे चल के फिर आप कहते हो कि सर ये थोड़ा सा और डिटेलिंग होनी चाहिए। ऐसा अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है हमें अपनी क्लासेस के स्टार्टिंग में इसके बारे में डिस्कस कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो किसी को कोई दिक्कत है अभी तक की क्लासेस में या कोई सजेशन या कोई आपको लगता है कि क्या बहुत शॉर्ट है या कुछ और भी चीज़ें करना है या कोई और नेट कोई डिमांड है या किसी अन्य तरीके के सुझाव, सजेशन, कुछ भी क्लास को लेकर आपको कुछ अगर चल रहा है तो बताएं। सब सही है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अपने पूरी जो भी जितने भी लोग हो आप इस बैच में सबको किसी तरीके किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। सब सही है, सब ठीक है, सब सही है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, मान के चले। फिर अगर देखिए एक चीज़ और है, हमारा और आपका कम्युनिकेशन है ना, मेरा और आपका, पढ़ा मैं रहा हूँ और पढ़ आप रहे हैं। एक टीचर और स्टूडेंट का जो कम्युनिकेशन है ये अच्छा होना चाहिए। हाँ, क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूँ मैं आपके अच्छे के लिए पढ़ा रहा हूँ, मैं खुद काफ़ी सारी चीज़ें लेकर आ रहा हूँ कि जहाँ पर हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। एग्ज़ाम को देखिए हमारा जो फोकस होता है मूल रूप से क्या है कि पढ़ाने को लेकर इतिहास एक विषय बस इतनी डिटेलिंग में है कि हम पढ़ने बैठे तो पता नहीं आप कितने महीने पढ़ते रह जाएं। लेकिन हमें एक चीज़ ये भी ध्यान है जो कि मैंने पहली क्लास में कहा भी था आप लोगों से कि हमारा जो मूल उद्देश्य है क्या है, इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है ना। इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है और क्वालिफाई करने के लिए हमें अपने माइंड में एक चीज़ ये क्लियर करके रखनी है कि मुझे जो पढ़ना है ना वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ना है। पढ़ने के लिए क्योंकि इतिहासकार भी बन के बैठा हुआ है जिसने कई सारे बुक लिख के रखे होंगे, काफ़ी सारे शोध इतिहास करके रखे हुए हैं। तो हमें इतिहासकार तो बनना नहीं है, हमें अपने नॉलेज उस लेवल तक की करनी नहीं है। मुझे क्या चाहिए, हमें इस एग्ज़ाम में जो डिमांड है, मुझे क्या उस एग्ज़ाम की डिमांड मेरी पूरी हो रही कि नहीं। मेरा पहला क्वेश्चन और इसका आंसर अगर आपको मिल रहा है तो उसके बाद और उसके से ज़्यादा हमें कुछ चाहिए भी नहीं और ना ज़्यादा सोचना है। तो मेरा जो उद्देश्य है कि मुझे जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो इतिहास पढ़ा रहा हूँ, मेरा जो उद्देश्य है पहली चीज़ें क्लियर है, क्या करना है कि मुझे यूपी स्पेशल पढ़ाना है। यूपी स्पेशल भी पढ़ाना है तो वहाँ पे दोनों चीज़ों को इसीलिए मैंने रखा है। मैंने ऐसे भी एग्ज़ाम को टारगेट कर रखा है कि अगर आप इस यूपी पीसीएस में आता है प्री और मेंस आता है कि अगर मेंस में लिखना पड़े आपको कोई आंसर तो आपको उस लेवल पे भी मैं पढ़ा रहा हूँ, टॉपिक वाइज ही ले, जैसे कल हमने डिस्कस किया है ना, तो वहाँ पर टॉपिक वाइज भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ चीज़ों की। अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन का लेवल कैसा हो सकता है, पूछ क्या सकता है, क्वेश्चन को डिकोड करने का क्या तरीका है, फिर उसकी आंसर राइटिंग आपको कैसे करनी है, कल हमने वो प्रोसेस भी देखा। जब प्री ओरिएंटेड हम पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर हम ज़्यादा डिटेलिंग नहीं कर रहे हैं, शुरू से लास्ट तक सब चीज़ें जितनी भी चीज़ें यूपी में हुई होंगी। अब ऐसा देखो एक चीज़ ये भी है, हमें जो रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज में जितना भी आपका कंटेंट मिल रहा है, ऐसा नहीं, हमने 3-4 जगह से यहाँ पे देखा है, जो भी रिसोर्सेज मिले, जितना भी कंटेंट हमें मिला वो सब चीज़ों को फाइंड आउट करके एक PDF के थ्रू हम आपके बीच लेकर आ रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो कि विश्लेषण करना है, अब जैसे आंसर आपको आंसर राइटिंग करनी होगी वहाँ विश्लेषण करना पड़ता है, तो कल हमने फिर उसको डिस्कशन किया क्या हो सकता है, कैसे करना है, पूरा एक डिकोड किया, फिर उसको एक आंसर फॉर्मेट में डाला, आप लोगों को समझाया भी। तो ओवरऑल जो ये प्रोसेस है ना, हम इसको ऐसे ही लेकर चलने वाले हैं आगे भी। लेकिन इस बीच मान लीजिए आप, हो सकता है कोई बीच में आ रहा हो या कोई नहीं बोल पाता है, समटाइम ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो ग्रुप में लगता है कि
50 बच्चे बैठे हैं, 100 बच्चे बैठे हैं, 200 बच्चे बैठे हैं, उसमें से अगर मान लीजिए 50 कुछ लोग बोलने वाले होते हैं, कुछ लोग नहीं बोलने वाले होते हैं, पब्लिकली नहीं बोल पाते हैं, बता नहीं पाते हैं डायरेक्टली टीचर से, तो बाई थ्रू किसी के इनडायरेक्टली वो बताते हैं, किसी और को बताएंगे और फिर वो उसके थ्रू फिर बात हम तक आती है। बात हम ही तक आएगी क्योंकि पढ़ा हम रहे हैं, है ना। तो हमारा और आपका जो कम्युनिकेशन है जितना अच्छा रहेगा उतनी अच्छी क्लासेस होंगी, उतनी अच्छी चीज़ें डेवलप होंगी। अगर कुछ डिमांड कुछ चीज़ें हैं तो मैं भी देखूंगा कि इसे पूरे करना सही होगा, क्या इस एग्ज़ाम के लिए इतना सही होगा या नहीं होगा। तो सबको, किसी को भी कहीं भी कोई भी दिक्कत होती है यूपी स्पेशल की क्लास में, है ना, यूपी स्पेशल की क्लास में अभी कभी भी किसी को कहीं भी कोई दिक्कत होती है, आपको बेझिझक बता देना है, क्लास के दौरान ही बता देना, मुझसे ही बता देना है, डायरेक्ट बताओगे, मुझे बताओगे, मैं तुरंत प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, मैं तुम्हें आपको तुरंत सजेशन दे सकता हूं, जो कर रहा हूं वो किस उद्देश्य से कर रहा हूं वो चीज़ें मैं आपको समझा पाऊंगा। अगर आप मान लीजिए मुझे नहीं बताएंगे, क्लास में किसी और को बताएंगे, या फिर मान लीजिए आप स्टाफ को फ़ोन करते हैं क्योंकि नंबर आपका उन्हीं का है, तो स्टाफ को फ़ोन करोगे, स्टाफ भी किसके पास आएगा, हमारे पास आएगा, हम ही से बोलेगा सर ऐसा ऐसा चीज़ें हो रही हैं, तो उसे लगता है, तो वहाँ पर भी तो ये क्या होगा कि आप इनडायरेक्टली मत जाइए, डायरेक्टली आप कोई भी सजेशन होगा हम सुनेंगे, सॉल्व करेंगे, और एट द लास्ट क्या था, आप लोगों के अच्छे के लिए करना है। सिलेक्शन आपका होना चाहिए, हमारा मूल उद्देश्य ये है। और सिलेक्शन कैसे लेकर आना है, उसके लिए करना क्या है, उसके लिए हम मेहनत करेंगे, मेहनत हम भी करेंगे और मेहनत आप भी करोगे। हम आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे, और उन सारी चीज़ों पर ये होता है ना, अपनी पकड़ बनाना, मजबूती हासिल करना और इतनी कमांड हासिल करना कि आप उस एग्ज़ाम को आसानी से क्वालिफाई करना, तो वो काम आपका होगा। तो यहाँ पे हमारा और आपका संयोजन होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे अगर कोई सजेशन एक बार मैं देख लेता हूँ किसी का, ओके, चलिए ठीक है। तो मतलब मोस्टली सभी लोग सेटिस्फाइड हैं। एक सजेशन जैसे आया है कि यूपी पीसीएस के साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करा दीजिए। मैं आपको बता दूं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर ये मेरे पास है, ठीक है। मैंने पिछले 3 साल का पूरा क्वेश्चन पेपर से जितने भी क्वेश्चन यूपी स्पेशल पूछे गए हैं मैंने सारे यहाँ पे नोट कर रखे हैं। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना, उन क्वेश्चन में अभी जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं है, एक भी क्वेश्चन पिछले 3 साल में एक भी क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। जो अभी हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं वहाँ पर हिस्ट्री को लेकर मैं 3 साल का ये जो डेटा है इसमें अगर मैं बात करूँ आपको, तो एक क्वेश्चन पूछा गया था 2019 के पेपर में, जो क्वेश्चन था कि प्राचीन भारत में प्रयागराज के सांस्कृतिक महत्व का वर्णन कीजिए। तो जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं आर्ट एंड कल्चर वाला जो टॉपिक आएगा, जहाँ पर हम कल्चर पढ़ते हैं पर्टिकुलर चीज़ों को लेकर, तो ये मोस्टली क्या है, एक कल्चरल इशू को लेकर क्वेश्चन पूछा गया, तो आर्ट एंड कल्चर का विषय है। तो यूपी के जब हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे ना, तो ये क्वेश्चन वहाँ पे आपको डिस्कस किया जाएगा। उसके अलावा 2019 में एक क्वेश्चन, बाकी कोई क्वेश्चन यहाँ पे आया नहीं है। एक क्वेश्चन करंट का लेकर इन्होंने पूछा था कि हेरिटेज आर्क क्या है, पर्यटन की संभावनाओं की दृष्टि उत्तर प्रदेश के महत्व को रेखांकित कीजिए। तो ये करंट अफेयर्स को लेकर क्वेश्चन, हेरिटेज आर्क को लेकर सरकार की नई योजना आई थी, उसको लेकर इन्होंने एक थोड़ा सा हिस्टोरिकल बेसिस से क्वेश्चन है। और इसके अलावा जितनी भी क्वेश्चन हैं इन्होंने जो पूछे हैं वो सब के सब भौगोलिक आधार पर क्वेश्चन है। टोटल उस साल पेपर 1 में जो क्वेश्चन पूछे गए, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 पूछे गए थे। 2019 में पेपर 1 में 6 क्वेश्चन यूपी से आया था, जिसमें से अगर मैं प्राचीन मध्यकालीन आधुनिक भारत की बात करूं तो एक भी क्वेश्चन नहीं है। आर्ट एंड कल्चर का एक क्वेश्चन है, करंट का एक क्वेश्चन है, और बाकी का जो क्वेश्चन है वो पूरी की पूरी सरकार के द्वारा बना भौगोलिक आधार पे सारे क्वेश्चन, आपके 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर मैं इसी तरीके से पेपर 2018 के क्वेश्चन पेपर को भी दिखा दूं पेपर 1 में, बाकी मैं इसे टाइप करा के आप लोगों को दे दूंगा। तो यूपी से 2018 में भी बात करूं तो यहाँ पर भी आपको एक भी क्वेश्चन यहाँ पर आपका नहीं है। 3 क्वेश्चन टोटल पूछे गए थे पेपर 1 में, और इन 3 क्वेश्चन में से सिर्फ एक क्वेश्चन आपको होता है अगेन से आर्ट एंड कल्चरल था, जिसमें पूछा गया था बुंदेलखंड का एक सांस्कृतिक क्षेत्र के लिए भौगोलिक विवरण दीजिए। अगेन से भूगोल इसमें भी है, लेकिन सांस्कृतिक दृष्टिकोण से आपके बुंदेलखंड को आपको डिस्क्राइब करना था, ठीक है। और उसके अलावा पर्यटन को लेकर एक था, और एक खनिज को लेकर एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसके साथ ही साथ अगर देखें तो 2019 का हो गया, 2018 का हो गया, और 2020 का भी यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, जिसमें देखा जाए तो एक भी क्वेश्चन आपको इसमें से दिखाई नहीं देता है, जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको इसमें रखे नहीं गए। तो इस तरीके से यहाँ पे टेंशन मत लीजिए, जब भी आएगा जो क्वेश्चन मैंने इसीलिए रखे हुए हैं, जहाँ भी मुझे जब भी टॉपिक हम यूपी का पढ़ेंगे और उसमें प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन होगा उसको भी डिस्कस करेंगे, और वो भी आपको मैं लिखा दूंगा। और ऐसा नहीं है जैसे कि आप देखिए पूछा ही नहीं गया तो उसको लेकर भी हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए आप, इसलिए मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ
कि चलिए नहीं पूछा गया तो क्या हो सकता है, लेकिन आपको उस लेवल का तैयार को उत्तर रखना है कि आगे इन फ्यूचर अगर क्वेश्चन आता है तो आपको वहाँ पे तैयारी होनी चाहिए। अगर पूछ लिया गया तो ऐसा नहीं कि सर ने तो पढ़ाया नहीं था, सर ने तो लिखाया नहीं था, सर ने तो कुछ एक गाइड ही नहीं किया था, तो वो भी है। तो देखिए यहाँ पर ये चीज़ है। अब यहाँ पर देखिए एक जो ये भी था अभिनव सिंघानिया जी का कहना है कि सर हाँ आर्ट एंड कल्चर ही मोस्टली क्वेश्चन पूछाते हैं। पीटी को ध्यान में रख के देखिए, हमने पहली 2 क्लासेस देखिए पीटी को रखा है। पीटी पहली 2 क्लासेस आपने की है ना, वहाँ पे हमने जो रखा है वो सब पीटी को लेकर ध्यान में रखकर हमने स्टडी की है। कोई वहाँ पर मेंस ओरिएंटेड नहीं था और अगली 2 क्लासेस मेंस ओरिएंटेड है। आप ऐसा भी कर सकते हो, अगर आपको पढ़ना है जैसे पीटी पहले ख़त्म करना है तो अगर आप लोग सहमत हैं, मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, आप लोग जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। देखिए यहाँ पे हिस्ट्री का हमने एशियन ख़त्म किया है, ठीक है, एशियन ख़त्म किया है और एशियन आज क्वेश्चन भी हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आप लोग ये चाहते हैं कि पहले पीटी ख़त्म हो जाए उसके बाद मेंस की क्लासेस चलें, है ना, कि पहले एक बार पीटी पूरा ख़त्म कर लिया जाए, पीटी का सब कुछ पढ़ लिया जाए, सारी चीज़ें आपका चाहे भूगोल हो, चाहे अब इतिहास हो, अर्थव्यवस्था हो, राजव्यवस्था हो, एक बार ख़त्म कर लेते हैं और फर्स्ट चरण में। उसके बाद जो होता है फिर आपका मेंस ओरिएंटेड, जहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करना होगा, चीज़ें समझी होंगी, एक बार हमारा पढ़ा भी होगा, हमें भी एक आइडिया होगा, तो वहाँ पर फिर उसके बाद हम सेकंड स्टेज में होता है प्री के बाद फिर हम मेंस की क्लासेस शुरू करें। तो अगर आप लोग ऐसा चाहते हैं, क्योंकि पीटी का भी एग्जाम भी है तो रिवीजन करने का भी एक समय मिल जाएगा, नहीं तो अगर पीटी में प्री मेंस करके चलेंगे थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा और प्री का पूरा होते होते भी आपको टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो अगर आप लोग चाहें तो हम ऐसा कर सकते हैं कि पहले एक बार हम प्री पूरा ख़त्म कर लेते हैं, जितने फैक्चुअल चीज़ें हैं करंट है, जो भी सारी चीज़ें यूपी से रिलेटेड है, हम फैक्ट पहले खत्म कर लेते हैं एक बार पूरा पढ़ करके, है ना। उससे आपको एक आइडिया भी लग जाएगा कि यूपी क्या है, क्या क्या चीज़ें इसके अंतर्गत आएंगी, पीटी में क्या क्या चीज़ पूछ रहा है, कौन कौन सी फैक्ट हमें ध्यान रखने की जरूरत है, सब्जेक्ट ओरिएंटेड हमें क्या क्या सिलेबस है पूरा, तो वो हम पूरा पहले खत्म कर लेते हैं। और पीटी एक बार खत्म हो जाएगा तो उसके बाद जब मेंस से इस तरह के जब क्वेश्चन डिस्कस करने रहेंगे तो फिर मेंस की क्लासेस आपकी चला करेंगी, तो वहाँ पर आपका मेंस हो जाएगा। मेंस क्योंकि हाँ सारे बच्चे जितने एडमिशन लिए, पता नहीं आप लोग में से कितने लोग आपको यूपी पीसीएस मेंस देना है या यूपी पीसीएस आप लोग देते हैं, तो वो बच्चे भी आपको यहाँ पर लाभान्वित हो सकते हैं। आपको पीटी फिर आपका रिवीजन का भी आपको टाइम मिल जाएगा, आप एक तरफ रिवीजन करते रहिएगा, बाकी मेंस के क्लासेस में आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो बताएं फिर सभी लोग, देखिए यहाँ पे हाँ ओके, तो सभी लोग यहाँ पे देखिए सहमत हो, पीटी है। तो आज एक काम करते हैं, आज के क्या 2 क्वेश्चन बाकी हैं, मेंस का है, प्राचीन भारत का है, तो ये खत्म कर लेते हैं। एशियन टेक तरह से हम पूरा खत्म कर लेते हैं, प्री और मेंस दोनों ओरिएंटेड, और उसके बाद क्या करेंगे हम सिर्फ और सिर्फ आपको अब पीटी लेकर चलेंगे। पीटी एक तरफ से पहले खत्म कर लिया जाएगा और जब पीटी खत्म हो जाएगी फिर हम मेंस स्टार्ट करेंगे। तो ये तो हमारा और आपका एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब बीच में लेकिन कोई नहीं बोलेगा कि सर मेंस का क्वेश्चन कराइएगा, ठीक है। तो हम मेंस का हम फिर अब बीच में डिस्कस नहीं करेंगे, हम सीधे कब खत्म करेंगे, जब हम एक बार पूरा प्री खत्म कर लेंगे, पहले पीटी का आपका काम हो जाएगा, तब फिर हम जाएंगे फिर मेंस की ओर। चलो फिर मेरी आपकी एक बात, ये सारी बातें क्लियर हो गई। अब फिर आज हम पढ़ना फिर अपना शुरू करते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, उसकी दिक्कत नहीं है। देखो पढ़ाने को लेकर सब पढ़ेंगे हम, पढ़ना तो हमें वैसे भी है, प्री भी पढ़ना है, मेंस भी पढ़ना है, लेकिन सिस्टम कैसा हो, देखिए एक मेरा अपना तरीका था जहाँ पर हम ये कर रहे थे, लेकिन आपका भी यहाँ पर हम दोनों का कहना है कम्युनिकेशन इसीलिए होना बहुत ज़रूरी है। अभी आप बात नहीं करते, आप लोग बताते भी नहीं, तो यहाँ पर देखिए मेरा कुछ पूछ लेना और आपका यहाँ पर सहमति जता देना, अब क्लास और अच्छे से चलेगी कि हाँ मुझे भी जो होता है, अब मैं भी प्री मेंस वाला अभी फैक्टर थोड़ा छोड़ के रखूँगा, मुझे भी मेंस वाले पे चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है, मैं भी क्या करूँगा सिर्फ प्री के चीज़ों को लेकर आऊँगा और प्री की चीज़ों को ही हम डिस्कस करेंगे। तो क्लास भी थोड़ा सा, प्री की चीज़ें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, प्री की चीज़ें जल्दी खत्म हो जाएंगी, मेंस में टाइम लगता है क्योंकि उसमें डिस्कस करना, चीज़ों को बताना, लिखाना, उसमें टाइम टेकिंग है, तो वो क्लासेस लंबी खिंचती हैं। और प्री वाली तो क्लासेस जल्दी खत्म हो जाएंगी, कोशिश करेंगे 1 महीने में हो जाएंगी आपकी, तो हम इसको पहले कर लेते हैं। चलो फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर आज का मध्यकालीन भारत को हम फिर पढ़ना शुरू करेंगे। देखिए यूपी का जो करंट होगा ना, यूपी का जो करंट है हम करंट स्पेशल वाले में पढ़ेंगे। अभी क्या है हम सब्जेक्ट वाइज पूरा पढ़ लेते हैं और उसके बाद यूपी का जो करंट का है ना, क्योंकि करंट को पूरा खंगालने में टाइम लगता है, यूपी के लिए करंट को आपको मैनेज करना पड़ता है, तो उसके लिए अभी काम चल रहा है। जब पूरा करंट के लिए एक तरफ मैं करंट के लिए काम करता रहूँगा, ताकि जब आपका एक बार पूरा बेसिक सब्जेक्ट एक बार पढ़ लिया जाए तो उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, तो सबसे लास्ट में
सबसे लास्ट मतलब पीटी वाला सेक्शन का जितना भी कंटेंट है वो खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद हम पीटी का करंट फिर डिस्कस कर लेंगे। जितना भी साल का एक साल का सरकार का करंट होगा तो वहाँ पे करंट अफेयर्स भी हम आपको पढ़ा देंगे, और करंट अफेयर्स का आपका डन हो जाने के बाद फिर हम सारी चीज़ों को लेकर यहाँ पर मेंस की ओर मुड़ जाएंगे। तो आपका टेंशन मत लीजिए, सब्जेक्ट भी आपका हो जाएगा, आपका करंट भी यहाँ पर हो जाएगा, दोनों चीज़ें नहीं आपको नहीं प्रॉब्लम है। आपकी पीटी का पूरा कंटेंट कराया जाएगा, आपका करंट भी आपको करा दिया जाएगा, इसकी दिक्कत नहीं है। तो इसकी टेंशन आपको लेने की ज़रूरत ही नहीं है। बाकी आपको बस पढ़ना है। आपका फोकस यहाँ पर ये रखिएगा कि आपको ऐसा कुछ नहीं छूटेगा जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है और आपको पढ़ाया ना जाए। तो एक टेंशन आप अपने दिमाग से ये निकाल दीजिए, सर कुछ छूट न जाए, सर ये भी कर दीजिए, वो मैं करा दूंगा। लेकिन आपका काम क्या है कि जितनी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, जितना मैं आपको दे रहा हूँ, जितना मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ, कम से कम उसको इतने अच्छे से तैयार कर लो कि वहाँ से अगर आपको एक भी क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, और ना ही वहाँ पर किसी प्रकार का भ्रमित स्थिति हो कि ये सही हो, कन्फ्यूज़न की स्थिति ना हो। एकदम मतलब पढ़ने के बाद तुरंत उस क्वेश्चन का राइट आंसर टिक करके आना है, ठीक है। तो ये काम आपको करना है। बाकी मेरा काम पढ़ाने का है, वो मेरा काम जिम्मेदारी है, वहाँ आपको कुछ नहीं छूटेगा, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपका पीटी, मेंस, करंट सब कुछ आपको यूपी से रिलेटेड सब कुछ आप तक पहुंचाया जाएगा, उसकी टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी कहीं कोई दिक्कत होगी क्लास के दौरान, आपको कोई दिक्कत है वो बताइएगा। एक चीज़ और यहाँ पर सुनने को मुझे मिली है, आप लोगों के बीच के ही शायद है कि कुछ बच्चे हैं जो कि लाइव क्लास में नहीं आते हैं और वो बाद में क्लासेस देखना चाहते हैं, है ना। जो लाइव क्लास आप नहीं कर रहे हैं, जो भी बच्चे हैं जिनको बाद में क्लासेस आपको देखनी है, उनके लिए एक चीज़ ध्यान रखना है। आपने जब ऐप में बैच परचेस किया होगा यूपी स्पेशल का, तो जो आप जिस यूपी स्पेशल के बैच से जुड़े हैं वहाँ पर आपको एक नीचे चैट, आपको साइड में ही आपके फ़ोन में देखेंगे चैट का ऑप्शन आता होगा। उस चैट को आप ओपन करेंगे तो वहाँ पर आप जाएंगे तो वहाँ पर वीडियोज़ की लिंक होती हैं, ठीक है। उन वीडियोज़ को लिंक को आप क्लिक करोगे तो वीडियो ओपन हो जाएगी, आप वहाँ से सीधे देख सकते हो। अगर किसी कारण से आपने लाइव क्लासेस मिस की हैं तो वहाँ पर देखिए डेली मिस मत करिए, मैं कहूँगा लाइव क्लास कर लो, सबसे अच्छा एक रूटीन आपका बना रहता है, लाइव क्लासेस ही करो, सबसे अच्छी चीज़ें तो वही हैं। लेकिन अगर मान लीजिए किसी कारणवश आप नहीं कर पाते हैं तो यूपी स्पेशल का जो बैच, जिस बैच से आप जुड़े हैं उस बैच के चैट में जाना है। चैट में आपको क्लास की लिंक होगी, उस लिंक को आपको ओपन करना है, क्लास करनी है और जो पढ़ाया गया है उसका अपना रिविज़न कर लेना है, बस इतना ही काम है। चलो फिर आज स्टार्ट करते हैं। तो एक क्वेश्चन है जो कि कल हमने नहीं डिस्कस कर पाए थे, एक क्वेश्चन छूट गया था, हमने कहा था हम 4 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। एक क्वेश्चन था जैसे कि मान लीजिए अगर आपसे ऐसा एक क्वेश्चन पूछा जाए कि मथुरा, और मतलब कि किसी क्षेत्र विशेष को, कई बार जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी स्थान विशेष को आधार बनाकर भी मेंस में कई बार आपको क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि मथुरा सारनाथ या वाराणसी पूछ लें, या वाराणसी, क्योंकि सारनाथ वाराणसी के पास, तो वहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है सारनाथ या वाराणसी 2 क्षेत्र हैं। मथुरा और वाराणसी या मथुरा या सारनाथ उत्तर प्रदेश के 2 महत्वपूर्ण राजनीतिक, सांस्कृतिक व ऐतिहासिक केंद्र थे, विवरण दीजिए। अब यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक सांस्कृतिक केंद्र रहे हैं, नहीं रहे हैं, प्राचीन भारत के स्थिति को अगर आधार बना के ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप इसका उत्तर कैसे लिखेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर बहुत स्पष्ट है कि पूछा किसके बारे में गया है, तो 2 क्षेत्र हैं आपके, मथुरा और सारनाथ या वाराणसी के बारे में यहाँ पर पूछा गया है और इन्हीं के बारे में आपको करना है। यूपी से रिलेटेड दोनों क्षेत्र हैं, ये भी हमें स्पष्ट है कि मथुरा और सारनाथ कहाँ के हैं, यूपी से रिलेटेड हैं, जो जानकारी है ये भी स्पष्ट है। तीसरा इन्होंने कहा कि किस तरीके से आपको व्याख्यायित करना, अपने उत्तर को मथुरा और सारनाथ के बारे में अगर कुछ आप कंटेंट लिखने वाले हैं, वो कंटेंट कैसा होना चाहिए, उसका आंसर कैसा होना चाहिए, राजनीतिक बेस्ड होना चाहिए, अर्थात राज व्यवस्था कैसी थी या शासन व्यवस्था कैसा था, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से उनका क्या महत्व रहा है, और तीसरा ऐतिहासिक तौर पर वहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपको साक्ष्य क्या तरीके से मिले हैं, मथुरा और सारनाथ में कौन से ऐतिहासिक साक्ष्य आपको देखने को मिले हैं। तो यहां पर आप जब भी मथुरा और सारनाथ के बारे में इस उत्तर को डिकोड करके लिखना चाहेंगे तो यहां पर आपको इतना ही ध्यान रखना है। पहली चीज कि मथुरा और सारनाथ में वाराणसी उत्तर प्रदेश के 2 महत्वपूर्ण राजनीतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक केंद्र में विवरण देना है। तो आपको अपने उत्तर में देखिए यहां पे 125 शब्द हैं, आपको ज्यादा यहां पे डिटेलिंग नहीं करनी है, तो कोशिश करिए कि यहाँ पर आपको अपने उत्तर को दोनों पार्ट में डिवाइड कर लिया। मथुरा के बारे में लिख दिया मैंने जितना भी आपके पास पॉइंट है 70-75 पॉइंट, और ऐसा ही आप यहाँ पे सारनाथ के बारे में 70-75 पॉइंट। तो 125 का है तो 130-35 भी अगर आप लिख लेते हैं तो आपको अच्छी बात है। तो इस उत्तर को यहाँ पर लिखने के दृष्टिकोण से 2 के बारे में 200 शब्द का भी पूछा जा सकता है, 125 शब्द का भी पूछा जा सकता है। तो हमें अपने उत्तर को ऐसे ही डिफाइन यहाँ पे करना है। तो अब इस उत्तर को लिखने के लिए आपको करना क्या है,
चलिए, तो यहाँ पर इस उत्तर को, यहाँ पर मैं आपको एक अपना पेन पेपर कॉपी लेकर बैठे होंगे सब लोग, है ना। तो अपना एक पेपर जो कॉपी है मेंस की वो निकाल लीजिए आज भर के लिए, बाकी कल से हम सिर्फ प्री ही करेंगे, आज भी प्री करेंगे बस इस क्वेश्चन के बाद। तो यहाँ पर निकालिए, क्वेश्चन लिखिए, इस क्वेश्चन को फटाफट नोट करिए और नोट करने के बाद हम इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को नोट करने के लिए आपके पास 1 मिनट है, फटाफट इसको नोट करिए। मथुरा व सारनाथ, जब ब्रैकेट में वाराणसी से लिख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश के 2 महत्वपूर्ण राजनीतिक, सांस्कृतिक व ऐतिहासिक केंद्र थे, विवरण दीजिए, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम इसका आंसर लिखेंगे, जल्दी से इसे नोट डाउन करिए। जैसे ही हो जाता है आप तुरंत बताइए सर हो गया है, फिर हम इसका आंसर लिखेंगे। हैंडराइटिंग स्पीड देखते हैं, पता चल जाएगी अभी। सबसे पहले कौन लिख लेता है, सबसे पहले ऑप्शन तुरंत यहाँ पे रिप्लाई करना है, सर हो गया है, ठीक है, डन बोल दीजिएगा या तो हो गया। देखिए यहाँ पे अक्की ने, यहाँ पे अक्की पंडित सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने आंसर लिख लिया, तो वेरी गुड। तो चलिए, और प्रिंस ने भी लिख लिया है, वेरी गुड। चलो, तो हो गया, हरिशंकर का हो गया। तो अब आंसर इसका लिखते हैं, उत्तर लिखेगा। उत्तर में हम दोनों सिटीज़ के बारे में 1 बाय 1 करके लिखेंगे। पहली चीज़ हमने कल डिस्कस किया था, 125 शब्द है, कोई भूमिका बांधने की जरूरत नहीं है, कोई निष्कर्ष लिखने की जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है, सिर्फ सीधा सीधा अपने कंटेंट के बारे में जो भी जानकारी है वो वहां पर हमें लिख देना है। तो तुरंत यहां पर क्या करना है, आपको पहले डालिए मथुरा, मथुरा के बारे में पहले लिखते हैं और उसके बाद फिर सारनाथ के बारे में लिखेंगे। तो मथुरा के बारे में लिखिएगा। सम्राट ययाति के 5 पुत्रों में से एक ने यदुवंश की स्थापना मथुरा में की। यदुवंश की स्थापना मथुरा में की। शूरसेन महाजनपद का राज्य विस्तार भी मथुरा में था। शूरसेन महाजनपद का राज्य विस्तार या केंद्र भी मथुरा था। कनिष्क के मथुरा अभिलेख से प्रथम शताब्दी के अंतिम चरण के विवरण ब्राह्मी लिपि में प्राप्त हुए हैं। कुषाण काल में मथुरा जैन धर्म का एक समृद्ध केंद्र भी रहा। कुषाण काल में मथुरा जैन धर्म का एक समृद्ध केंद्र रहा। यह कुषाणों की द्वितीय राजधानी रही। कुषाणकालीन स्वर्ण मुद्राएं, अभिलेख, संरचनाएं, मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट, मथुरा के सोख नामक स्थान पर उत्खनन से कुषाणकालीन
कुषाणकालीन मंदिर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कुषाणकालीन साक्ष्य की प्राप्ति हुई है। नेक्स्ट, मथुरा से कंकाली टीले के भग्नावशेषों मथुरा से कंकाली टीलों के भग्नावशेषों से निर्मित एक भव्य जैन स्तूप की जानकारी प्राप्त हुई है। एक भव्य जैन स्तूप की जानकारी प्राप्त हुई है। नेक्स्ट, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से मथुरा जैन बौद्ध धर्म के अतिरिक्त ब्राह्मण धर्म के देवी देवताओं विष्णु, सूर्य, वासुदेव, लक्ष्मी, वाराह इत्यादि की प्राचीन मूर्तियों की प्राप्ति हुई है। गुप्त काल में मथुरा व सारनाथ में बुद्ध की सुंदर प्रतिमाएं भी प्राप्त हुई हैं। मोरा ब्रैकेट में लिखिएगा मथुरा से मिले ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण लेख में मथुरा शाखा के प्रथम क्षत्रप राजूल का उल्लेख मिलता है। ठीक है, ये हो गया आपका मथुरा के बारे में जो जानकारियां हो गई। गुप्त काल, कनिष्क, कुषाण, स्वर्ण मुद्राएं, अतिरिक्त सांस्कृतिक, मंदिर, स्थापत्य, मतलब सारी जानकारियाँ जो भी आप उन्होंने मारा, ऐतिहासिक साक्ष्य क्या क्या मिले हैं। सांस्कृतिक उसके धर्मों की अगर बात करें तो वहाँ पर जैन, बौद्ध और आपका ब्राह्मण तीनों ही धर्मों की उपस्थिति आपको देखने को मिलती है। राजनीतिक व्यवस्था के तहत देखें तो वहाँ पर कुषाणों का शासनकाल रहा, गुप्त काल का रहा, क्षत्रप रहे, अशोकों का, वहाँ पर मौर्यों की स्थिति देखने को मिलती है। तो काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पर राजनीतिक व्यवस्थाओं के दृष्टिकोण से देखने को मिली। अब चलिए इसके बाद लिखते हैं हम सारनाथ के बारे में। तो नेक्स्ट लिख लिया सारनाथ ब्रैकेट में वाराणसी, इसमें लिखिएगा छात्र वृद्ध वंश की स्थापना वाराणसी में की गई। छात्र वृद्ध वंश जो सम्राट है, चक्रवर्ती सम्राट ययाति थे, उनके 5 पुत्रों में से एक ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, छात्रवृद्ध वंश की, चाहे आप ब्रैकेट में वहाँ पे लिख लीजिए। सम्राट ययाति के 5 पुत्रों में से एक ने इसकी स्थापना की। सम्राट ययाति के 5 पुत्रों में से एक ने इसकी स्थापना की। कौन सा? छात्रवृद्ध वंश। नेक्स्ट, महाजनपदी व्यवस्था में काशी महाजनपद
वाराणसी के आसपास के क्षेत्रों में, वाराणसी के आसपास के क्षेत्रों में विस्तारित रहा, विस्तारित रहा। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म वाराणसी में हुआ। पार्श्वनाथ का जन्म वाराणसी में हुआ। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म के दृष्टिकोण से बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के पश्चात प्रथम उपदेश सारनाथ वाराणसी में दिया। सारनाथ वाराणसी में दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, सम्राट अशोक के द्वारा सारनाथ स्तंभलेख भी स्थापित किया गया, जहां से राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह सिंह, जिस स्तंभ से मतलब राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह सिंह को लिया गया, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह सिंह को लिया गया। नेक्स्ट, अशोक के द्वारा ही सारनाथ में धर्मराज का स्तूप का निर्माण कराया गया। धर्मराज का स्तूप का निर्माण कराया गया। नेक्स्ट, कुषाणकालीन स्वर्ण मुद्राएं सारनाथ से प्राप्त हुए हैं। कुषाणकालीन स्वर्ण मुद्राएं सारनाथ या वाराणसी से प्राप्त हुए हैं। और गुप्त काल में बौद्ध प्रतिमाएं